हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन का, जो ये पीवाईक्यू है एग्रीकल्चर एग्ज़ाम का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न होने वाला है, किस लेवल तक का पेपर जाएगा और आप लोगों को किस तरह तैयारी करना है और कौन से चैप्टर में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जितना पीवाईक्यू लगाओगे उतना ज़्यादा आप क्लैरिटी रहोगे अपने टॉपिक्स पे कि आपको ये ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो बिना किसी डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। और ऐसा बहुत सारा वीडियो इस चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और वीडियोस को सेव करके रखें ताकि एग्ज़ाम से पहले आप एक क्विक रिवीजन कर सको पीवाईक्यूज़ का। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन का। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इस नंबर पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, डी नंबर 4 होगा इसका आंसर। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 4s एंड 3p ऑर्बिटल, रेडियल नोड पूछा है 4s एंड 3p ऑर्बिटल पे, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका रेडियल नोड होता है वो n-1 होता है। ठीक है, सॉरी l माइनस n-l-1 ऐसा कुछ होता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 52 का ए आप सॉल्व कर लेना। आईपीएससी नेमिंग के अकॉर्डिंग 1 2 2 जो 100 से जो अबव एलिमेंट्स है उनका आईपीएससी नेमिंग है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो 1 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अन, 2 के लिए बाई और 0 के लिए नील, तो अन बाई नीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इन द स्ट्रक्चर XCO4 का स्ट्रक्चर द लोन पेयर कितना है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। XCO4, ये 4 बॉन्ड तो बना लेगा F के साथ, तो इस इधर 4 चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और 4 8 होते हैं इसके टोटल, तो 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो लोन पेयर है वो है आपका 2 लोन पेयर है। द इंटरेक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज, पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन डाइपोल को इंड्यूस कर लेते हैं, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ओके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या इसमें से कौन सा कंडीशन वैलिड है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आपका क्या होता है, डेल्टा एच जो इंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है, और डेल्टा एस इंट्रोपी जो स्टैंडर्ड स्पॉन्टेनियस जो होता है वो आपका हो जाता है प्लस पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, 57। अब इसमें पूछा है कि Kp/Kc का रेशियो क्या होता है। तो देखो आपका इसका फॉर्मूला होता है Kp = Kc और इसका पावर RT का पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए 1 - 1/2 - 1, तो इसका जो डेल्टा Ng होगा वो आ जाएगा आपका -12। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि ये Kc यहाँ पे आ जाएगा तो ये चीज़ आपका RT का पावर ½ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। देखो अब तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको ना आए, क्योंकि सॉलिड एंड ऑल आपको तो पढ़ना नहीं है, बट स्टिल अगर आपको इसका आंसर जानना है तो मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। 59 अब तो बिल्कुल भी मत पढ़ना है, कि आप एकदम मत पढ़ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है और सॉलिड स्टेट अब हट चुका है आपके सिलेबस से, तो अब तो बिल्कुल नहीं आएगा इससे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन ऑन रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो करता है, तो 61 का आंसर है इसका आपका आ जाएगा एसीटोन एंड डाइसल्फाइड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी से रट लेना, एनसीईआरटी में 5-6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का और आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का भी, तो आप उससे कर लेना। ठीक है, अब है कि KH का वैल्यू बहुत सारे गैसेस आपको सब एलिमेंट्स के दिया हुआ है, उसके बाद इसमें पूछा है कि मोस्ट सुटेबल गैस कौन सा होगा। तो मोस्ट सुटेबल क्या होगा आपका, देखो CHO का HCHO होगा इसका आपका आंसर। ओके, KH का वैल्यू सॉल्युबिलिटी उसका ज़्यादा होगा जिसका KH का वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐसा। ठीक है, KH का वैल्यू कम होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो इसका वैल्यू सबसे कम है, तो HCHO का वैल्यू सबसे कम है इसलिए वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा।
63 वेंटो फैक्टर आई ऑफ अ कंपाउंड विच गो डिसोसिएशन। देखो डिसोशिएट हो जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल में बढ़ जाएगा, तो जो आई है वो डिसोसिएशन के केस में ज़्यादा होता है 1 से, और एसोसिएशन के केस में कम हो जाता है 1 से। तो डिसोसिएशन में ज़्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1, एंड दूसरा का आंसर हो जाएगा लेस देन 1, इसलिए 63 का आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें बोला है कि आपको इस तरह का आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये आपको आएगा, वैल्यू भी आपको पता रहेगा, बस आपको लिखना है। देखो यहाँ पे आपको है, यहाँ पे Cr+3 से Cr में चेंज हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो रिडक्शन का वैल्यू दे रहा है, पर यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, तो आप इसको पलट दोगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ये चीज़, और यहाँ पे Fe+2 से Fe हो रहा है, और यहाँ पे भी Fe+2 से Fe का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो -0.44। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.30 ऐसा करके आपको सॉल्व करके आ रहा है, ठीक है। और इसका आंसर आप देखो, इसमें कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है, ठीक है, तो आप इसको करोगे तो फिर इसमें आंसर आ जाएगा आपका। ओ अच्छा, यहाँ पे मोलैरिटी भी अलग है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। जब मोलैरिटी सेम रहेगा तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आपको चेंज करना होगा। NE1E0 NEFE0 ऐसा करके कुछ फार्मूला होता है, उससे होता है, तो आप उससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सी आ जाएगा। दो क्वांटिटी, देखो ये वाला भी क्वेश्चन है ना कि क्वांटिटी पे बेस्ड है, कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हम इलेक्ट्रिसिटी कितना देंगे कि 1 मोल ऑफ ये सारे सेपरेट हो जाए। तो इसमें जो होता है ना, ये बात इसमें आ जाता है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स का कितना एक्सचेंज होगा इनके बीच में। तो यहाँ पे जैसे Zn+2 से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसीलिए आपका डी आंसर हो जाएगा। The device which convert the energy of combustion of fuel directly into electrical energy, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फ्यूल सेल कहते हैं। सो 67th नंबर, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। स्लोप ऑफ फॉलोइंग ग्राफ, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से याद रखना। तो ln(k) वर्सेस 1/t का अगर ग्राफ बनाओगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी, स्लोप में एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आपका जो आपका फार्मूला होता है ln(k) इज इक्वल टू ln(a) प्लस EA/RT, ऐसा आपका आता है, माइनस EA/RT। तो आप 1/t का अगर आपको ग्राफ बनाना है इस पे, तो ये आपका इंटरसेप्ट आएगा और ये आपका स्लोप आ जाएगा, ओके। तो उस तरह से इस फॉर्मूला से आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 99.9% कंप्लीट होने में t½ का कितना टाइम्स लगेगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बना हुआ है, 10 टाइम्स लगेगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन, आप लोग देख लेना, ठीक है। 69 था, a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether is called। तो ये आपको अब नहीं पढ़ना है क्योंकि सरफेस टेंशन अब हट चुका है। Which one of the following is not correct to the phenomenon of adsorption, ये भी नहीं पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री है, ये भी नहीं पढ़ना। आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके कितने सारे क्वेश्चंस हैं, आपका सरफेस केमिस्ट्री से है, तो आप समझ लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आने और आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ZNS PBS ये भी नहीं पढ़ना है। मोस्ट एसिडिक कौन सा है, इसमें बोला है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो 74 का इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। देखो इसमें क्या होता है ना कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, और जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वो ज़्यादा आपका एसिडिक हो जाता है, ठीक है, तो उसका उस कॉन्सेप्ट से निकालोगे तो भी निकल जाएगा। अब आप लोग को ये प्रोडक्ट एंड ऑल वाला तो कंपाउंड्स तो पढ़ने नहीं है, बहुत कुछ रिड्यूस हो चुका है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। 76 का आंसर, अब 76 का क्वेश्चन है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइपोफॉस्फोरस का आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो हाइपोफॉस्फोरस इसलिए क्योंकि इसमें 2 pH बॉन्ड है। ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है कि सारा ये जो फॉस्फोरस के कंपाउंड बनते हैं सब में pH बॉन्ड होना ही चाहिए और POH बॉन्ड भी एक होना ही चाहिए, ऐसा ऐसा करके उसमें लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पे देखोगे कि इस pH बॉन्ड की वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 pH बॉन्ड है, ठीक है। आप लोग को ये भी अब नहीं पढ़ना है, आप इसमें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर ऐसा चाहो तो, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 96, ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगा ही आएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ये चीज़ 61 7s2 5f7 सॉरी
5F7, F7 में रखने के लिए ये एक्चुअली इसमें F8 होता है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए F7 में हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भी डाल देता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन सो अ मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट इसमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन Mn+2 में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका होगा? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें 4 होने चाहिए। तो 4 में भी अब आपको देखना है कि आपका इसमें CN का होगा, क्योंकि NiCl CO ये सब के साथ स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल हो जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। ये NCERT का लाइन है, आपको सिर्फ NCERT पढ़ना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, डोंट वरी, NCERT पढ़ो, NCERT ट्यूटोरियल ढूंढो, NCERT के लाइन बाय लाइन को रट जाओ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे है कि SCN, देखो पहचानते कैसे, SCN और NCS है, अलग अलग एक ही लिगेंड में दो अलग अलग बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे डोनेशन साइट है, सॉरी। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका आंसर आपका लिंकेज आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि देखो अलग अलग एक ही लिगेंड है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे लिंकेज आइसोमर शो करने लगता है, ठीक है। इसमें बोले क्रिस्टल पिल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कंडीशन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल आर। तो EG एक होता है, एक T2G होता है। तो EG में आपका क्या होता है? तो टेट्रा जो ऑक्टाहाइड्रल होता है उसमें EG में आपका ये 2 आता है, 2 है, तो ऑब्वियसली ये 2, तो ये दोनों ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लेनर अलोंग द एक्सिस इनका ऐसा शेप होता है। विच फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी SN1 की तरफ रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा? तो SN1 के रिएक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा होता है ये चीज़, ये NCERT में लिखा हुआ है और रट भी लो कि SN1 के लिए ये होगा। एसीटोन डाला है, Cl एसीटोन डाला है, ये आपका क्या बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन है, Cl को हटा के I डाल रहे, तो ये फिंकलस्टीन है। ऐसा ही एक और रिएक्शन होता है जिसमें RCl में आप Ag और फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स का अगर डालोगे तो RF में चेंज हो जाता है, वो स्वार्ट्स रिएक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इज? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ओके, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसका जो लेटाइस होता है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। ग्लूकोज को इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कौन चेंज करेगा? तो ग्लूकोज को चेंज करता है वो, तो ये तो NCERT में लिखा हुआ है, सारा क्वेश्चन NCERT से, इसका आंसर हो जाएगा जाइमीज। इसका आपको प्रोडक्ट बताना है। तो देखो प्रोडक्ट इसमें आप एकदम अच्छे से याद रखना कि ये वाला जब रिएक्शन होता है तो ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है, ये या तो यहाँ से टूटेगा या फिर यहाँ से टूटेगा। तो जहाँ पे जो स्टेबल ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा उसके साथ आपको I ऐड कर देना है। तो यहाँ 3 डिग्री है, तो हम इसके साथ I ऐड करके O के साथ H ऐड कर देंगे, तो इसका सिंपल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 89. When a mixture of ethanol and propanol is heated in dilute NaOH, which of the following product is not obtained? कौन सा इसमें से नहीं बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नहीं बनेगा, ठीक है। आप इसको बना के देख लेना कि इथेनॉल और प्रोपेनल को देखो ये वाला आपका जो इथेनॉल है, ये आपका ये और ये जो है ये आपका कैनिजारो सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में आप इसका एक बार सेल्फ प्रोडक्ट बना के देखना, फिर एक बार क्रॉस एल्डोल करा के देखना, तो ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। अभी मैं वो लेंदी जाएगा तो मैं उसको नहीं बता रही हूँ, पर ये नहीं आएगा, ठीक है। C आपको इसमें एंड प्रोडक्ट पूछना है। NH2 जब डालेंगे तो आपका A क्या बनेगा, आपको C बताना है, ठीक है। उसके बाद COH डालेंगे तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, देखो, ठीक है। 91. लोवेस्ट pKa वैल्यू किसका है? pKa मतलब आपका Ka ज़्यादा होना चाहिए, और Ka ज़्यादा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ठीक है। सारा तो एसिड है, तो एसिड ग्रुप तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। देखो एसिड यहाँ नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप है वो -I ग्रुप होता है, और वो और उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है वहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये खींचने वाला ग्रुप है, ओके। कंपाउंड A और B इसमें से क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें तो ये जो है आपका
इसमें NaNO2HCl को डाला है, तो आपका बन जाएगा इसमें बेंजीन डाइजोनियम बन जाएगा। इसमें एक तो बेंजीन डाइजोनियम ऐसे करके आपका बन जाएगा, यहाँ पे N+ और Cl- ऐसा आपको N2+, ऐसा आपको बेंजीन डाइजोनियम, और जब ये डालते हैं तो वो F ऐड कर देता है, तो फ्लूरोबेंजीन बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। 93, एनिलीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल हाइड्रोक्साइड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन को, फिर से एनिलीन NH3 को हीट किया है, CHCl4 इथेनॉल, हाँ अच्छा, इथेनॉल पोटेशियम KOH अल्कोहलिक KOH के साथ, तो उसमें क्या बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा इसमें। ठीक है। अब बोला आइसोमेरिक एमीन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इसमें आपका ऑर्डर हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है। 95, RNA और DNA में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस और एब्सेंस जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, वो किस पोजीशन में है, किस कार्बन एटम पे वो डिफरेंशिएट होता है, तो इसका आपको हो जाएगा कि सेकंड कार्बन पे। ठीक है। लैक्टोज किससे बना होता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। तो अब आपको पता करना है कि अल्फा या बीटा, तो जो लैक्टोज होता है उसमें दोनों ही जो ग्रुप होता है वो बीटा बीटा वाला होता है, तो बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स, तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। बुना S, बुना N, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ना है, कैटायनिक डिटर्जेंट भी नहीं पढ़ना है। तो इसमें जितना है, लेकिन ये समझ लेना कि इसमें बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना था, बट जितना पढ़ना था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऐसे ही आपको अगर और क्या आपको प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका आने वाला है, तो आप AR एजुकेशनल हब का टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप AR एजुकेशनल हब ऐसा टेलीग्राम में सर्च करोगे तो वो भी आपका आ जाएगा। आपको वहाँ पे सारा अपडेट मिल जाएगा। अभी टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप अगर ट्रस्ट में, अगर आप लोग चैनल में देखे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस चैनल से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज को अचीव किया। तो अगर आपको भी कोई कॉलेज इस ईयर जाना है तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। आप टेस्ट सीरीज़ को लगाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिना आप टेस्ट नहीं लोगे, बिना आप एनालिसिस नहीं करोगे, आपका नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ो, पर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारा टेस्ट दिया था, तब मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया था। तो आप लोग के लिए भी बेटर होगा कि आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर तभी करोगे जब आप टेस्ट लगाओगे। तो टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बार बार NCERT को रीड करो, तो उससे आपका हो जाएगा। 110% है कि हो जाएगा, बट हाँ कोई काम चोरी मत करना, तो हो जाएगा। ओके, तो फिर तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय।